हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केवीएस के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी एलडीसीई के पीजीटी फिजिक्स का क्वेश्चन। और ये पार्ट 3 होगा जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 से 60 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है अ स्टील ऑफ वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर। तो यहाँ पर एक स्टील वायर ले लेते हैं और इसकी लेंथ ऑफ स्टील वायर है 4.7 मीटर और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्टील वायर का वो है 3 इंटू में 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। अभी कह रहे हैं स्ट्रेचेज बाय द सेम अमाउंट एज द कॉपर। कोई दूसरा कॉपर वायर है तो कॉपर वायर की लेंथ हमें गिवन है एल ऑफ सी, में इसको ले रहा हूँ 3.5 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है जो कि 4 इंटू 10⁻⁵ है। लेकिन एक चीज़ बोली यहाँ पर क्या कि दे आर स्ट्रेचेज बाय द सेम अमाउंट एज द कॉपर वायर। इसका मतलब ये कि इनकी जो चेंज इन लेंथ है, तो यहाँ पर अगर डेल्टा एल एस है और यहाँ पर अगर डेल्टा एल सी है, तो ये गिवन है हमें कि दोनों की जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल वो डेल्टा सी के इक्वल है। ठीक है, आगे क्या है, और अंडर अ गिवन लोड यानी कि इन पर जो फोर्स लग रही है, जो भी फोर्स इन दोनों पर लग रही है, मान लो इस पर फोर्स हम लगा रहे हैं एल एफ एस और इस पर फोर्स लगा रहे हैं एफ सी, तो ये भी गिवन है कि दोनों फोर्स सेम अमाउंट की लग रही है। आपको बताना है कि यंग्स मॉडुलस का रेशियो कितना होगा स्टील टू दैट कॉपर, यानी कि हमें फाइंड करना है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। अब पहले मैं आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बता देता हूँ जो कि होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, और स्ट्रेन यहाँ पर हम लेते हैं यंग्स मॉडुलस में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस इक्वल टू आएगा फोर्स इंटू में लेंथ अपॉन में एरिया इंटू में डेल्टा एल। अब क्योंकि हम दोनों का ही यंग्स मॉडुलस का रेशियो निकालेंगे, तो आप ये देख लो कि यंग्स मॉडुलस किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो दोनों के लिए जो फोर्स है और जो चेंज इन लेंथ है वो तो सेम है दोनों ही के लिए, तो उसका जो यंग्स मॉडुलस होगा वो लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा और एरिया पर इन्वर्सली डिपेंड करेगा यंग्स मॉडुलस। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं यहाँ पर रेशियो लूंगा तो मुझे किसका रेशियो लेना पड़ेगा? एल अपॉन ए का, यानी कि ये हो जाएगा लेंथ ऑफ स्टील, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना लेंथ पर, तो और यहाँ पर आ जाएगा लेंथ ऑफ कॉपर, लेकिन एरिया पर इन्वर्सली आएगा, तो एरिया ऊपर लिखेंगे हम कॉपर का और स्टील का एरिया नीचे आएगा। एक्चुअली जब आप ये सब चीज़ें स्टील के लिए लिखोगे, ठीक है, स्टील के लिए, और जब आप कॉपर के लिए लिखोगे ये सब फॉर्मूला एल ऑफ सी, एरिया ऑफ सी, क्योंकि डेल्टा एल और एफ तो सेम है, तो आप देखो इन दोनों को डिवाइड जब आप करोगे ना तो यही मिलेगा आपको एल एस अपॉन में एल सी, एरिया ऑफ सी अपॉन में एस। तो जब भी आपको रेशो निकालना है ना, बस आप ये देखो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कैसे किस पर डिपेंड कर रही है। तो यंग्स मॉडुलस, क्योंकि बाकी दोनों फैक्टर तो सेम है, तो यंग्स मॉडुलस लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है और एरिया पर इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने नीचे एस लिखा है और ऊपर ए सी, और लेंथ डायरेक्टली तो एल एस और अपॉन में एल सी। अब सब वैल्यू पुट कर देते हैं। एल एस कितना है हमारे पास? 4.7 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर कितना है? 4 इंटू में 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय एल सी कितना है? लेंथ ऑफ कॉपर 3.5, और इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे एरिया ऑफ स्टील जो कि है 3 इंटू में 10⁻⁵। तो पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये कितना आएगा? 4 इंटू में 4.7 डिवाइड में 3 इंटू में 3.5। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.8, यानी कि हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आइडल लिक्विड। देखो आइडल लिक्विड क्या होता है? सबसे पहली बात, एक ऐसा लिक्विड जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, जिसको हम कंप्रेस ना कर सकें। अब बल्क मॉडुलस क्या होता है? तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, बी से डिनोट करते हैं, ये होता है स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस हो गया, और ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन में बी। जनरली हम इसको माइनस लेते हैं, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? फोर्स अपॉन में एरिया, वी अपॉन में डेल्टा वी। ठीक है, अब देखो क्योंकि आइडल लिक्विड है तो इनकम्प्रेसिबल होगा, इसका मतलब उसकी जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो होगा ही नहीं, क्योंकि आप कंप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज आएगा नहीं ना। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो गई? 0। इसलिए जो बल्क मॉडुलस होगा वो कितना हो जाएगा? इन्फिनाइट। इसका मतलब कि हमारा स्टेटमेंट ए सही है। बाकी और देखते हैं। अब जब स्टेटमेंट ए सही है
तो आप इस क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन में इसको हटा दो और इसको हटा दो, क्योंकि ए तो आना ही चाहिए, या तो 1 होगा या 3 होगा। अब बात करते हैं शियर मॉडुलस की। शियर मॉडुलस क्या होता है? देखो, शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी आप बोल सकते हो। ये होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन, यानी कि फोर्स पर एरिया अपॉन में ये एंगल कितना चेंज आया है। मान लो दो पैरेलल सरफेस है, जैसे आप देखो बहुत मोटी अगर कोई किताब है, तो किताब को अगर आप ऊपर से प्रेस करो तो वो इस तरह से इंक्लाइंड हो जाती है, उसके जो पेजेस हैं आगे पीछे हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपने शेयरिंग फोर्स लगाई है। तो ये होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन, यानी कि फोर्स अपॉन में एरिया, और ये एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा को आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि डेल्टा एल अपॉन में एल, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल। लेकिन आइडियल लिक्विड के केस में जो शेयरिंग स्ट्रेन होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में, शेयरिंग स्ट्रेन होगी इन्फिनिटी, और इसलिए जो बल्क मॉडुलस होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि ये शेयरिंग स्ट्रेन इन्फिनिटी, तो इसका मतलब 1/इन्फिनिटी 0। तो शेयर मॉडुलस कितना होगा? 0, यानी कि डी स्टेटमेंट सही रहेगी और ए। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर इलास्टिक स्ट्रेस टिश्यू ऑफ aorta, द large tube vessel carrying blood from the heart will be stress is proportional to the square of the strain for the elastic tissue। ये गिवन है हमें कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। तो देखो इसका मतलब यहाँ पर ये स्ट्रेस हमने वाई एक्सिस पर लिया है और स्ट्रेन एक्सिस पर, तो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वेशन होती है पैराबोला की। तो बस आप ये देखिए कि किस में पैराबोला बन रहा है। तो ये ग्राफ है, ऑप्शन है पैराबोला का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है ऐसे। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही होगी, क्योंकि इसमें ही पैराबोला ग्राफ आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई रोड है जिसका रेडियस आपको गिवन है 10 मिलीमीटर और उसकी लेंथ है 1.5 मीटर, उस पर हम इतने न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आपको बताना है कि एलोंगेशन कितना होगा, यानी कि चेंज इन लेंथ कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखो यंग्स मॉडुलस तो गिवन है, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू फोर्स इंटू में लेंथ अपॉन में एरिया इंटू में चेंज इन लेंथ। क्योंकि हमें निकालना चेंज इन लेंथ, यानी कि डेल्टा एल निकालना है, तो वो हो जाएगा फोर्स इंटू में लेंथ अपॉन में एरिया इंटू में यंग्स मॉडुलस। फोर्स की वैल्यू 94.2 इंटू 10⁻3, लेंथ है 1.5 मीटर जो गिवन है, और एरिया क्रॉस सेक्शन का हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। तो पाई रेडियस कितना 10, तो 10 मिलीमीटर में है ना, उसका 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो उसका स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10⁻11। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो एलोंगेशन आएगा वो आएगा 2.25, लेकिन मिलीमीटर में। तो आंसर सही होगा ऑप्शन फर्स्ट। मैच द लिस्ट। देखो आप लोग को मैचिंग करनी है। स्टोक्स लॉ ने क्या बताता है? स्टोक्स लॉ ने फॉर्मूला बताता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, यानी कि अगर कोई भी बॉडी, स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस आर है, वो v वेलोसिटी से किसी लिक्विड में चल रही है, तो उस पर जो विस्कस फोर्स लगेगा वो लगेगा 6 पाई ईटा आर वी। तो स्टोक्स लॉ ने बताया था विस्कस फोर्स के बारे में या विस्कस ड्रैग के बारे में। अब आप ऑप्शन पे जाओ, देखो ए का 3 किस में है, तो ए का 3 सिर्फ ऑप्शन में, यही अपना आंसर भी होगा। बाकी भी लेकिन मिला लेते हैं, जैसे टर्बुलेंस, तो टर्बुलेंस आपको रेनॉल्ड्स नंबर से पता चलता है, यानी कि बी का होगा 4th से। फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। पास्कल लॉ मतलब कि पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर हर एक पॉइंट पर इक्वल होता है और इक्वली ट्रांसमिट होता है, तो इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट आ जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 46, तो सरफेस टेंशन आपको गिवन है किसी सोप सॉल्यूशन की 2 इंटू 10⁻², डायमीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 10/2, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू में 10⁻² मीटर। सरफेस एनर्जी आपको बताना है। देखो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन और एरिया में ये रिलेशन होता है, सरफेस एनर्जी बराबर होता है सरफेस टेंशन इंटू में एरिया। तो सरफेस टेंशन तो गिवन है, हम एरिया क्या लेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला होता है स्फेरिकल बॉल होगी तो 4πr², लेकिन एक्चुअली सोप सॉल्यूशन है, सोप बबल है, तो सोप बबल में 2 फ्री सरफेस होते हैं, मतलब उसके बाहर भी एयर होगी अंदर भी एयर होगी।
तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। अगर मान लीजिए वाटर ड्रॉप होती तब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी होती, तब एक ही फ्री सरफेस होता। तो जब दो फ्री सरफेस होते हैं, यानी कि बस आप ये देखो कि कितने सरफेस एयर के साथ इंटरेक्शन में है, वही फ्री सरफेस हो गया, तो 2 होगा यहाँ पर। अब सब वैल्यू पुट करते हैं। सरफेस टेंशन 20 इंटू 10⁻², 4 पाई, रेडियस की वैल्यू 5 इंटू 10⁻² इंटू में 2। अभी ये 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, 2 दूनी 4, 40, 10⁻²। अच्छा 4 पाई की वैल्यू मुझे डायरेक्ट याद है, मैं लिख रहा हूँ 12.56 आती है। एक्चुअली 4 पाई हर जगह यूज होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर μ0/4 पाई, तो मैं 4 पाई की वैल्यू याद कर ली 12.56। और 5 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर, तो 5 का मतलब 25 और 10⁻⁴ आ जाएगा यहाँ से। अब देखो 25 गुना में 4 कितना होता है 100, तो ये तो 40 है, तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, इंटू में 10⁻² और -4 यानी कि -6 और 12.56 या फिर 12.56 इंटू 10⁻, आप इसको लिख सकते हो 3 में से 1 हटा दो तो -3। अब आप एक पॉइंट को इस तरफ लिया तो आप इसको लिख सकते हो 1.256। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा अभी। 10⁻² जूल। एक्चुअली सभी ऑप्शन में देखो ना 1.256 इस तरह से दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.256 इंटू 10⁻² और जूल में आएगा -2 है, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कोई सॉलिड बॉल है जिसकी वॉल्यूम है v और ये विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जब ये v वेलोसिटी से किसी लिक्विड में गिर रहा है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्टोक्स लॉ बताया था। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस r है और वो किसी विस्कस मीडियम में गिर रहा हो तो उस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है 6 पाई ईटा रेडियस इंटू में उसकी जो भी वेलोसिटी है v। ठीक है, पर ध्यान रखना यहाँ पर वॉल्यूम v है, वैसे वेलोसिटी कितनी चलेगी v, स्मॉल v आपको लिखना चाहिए। अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई दूसरी बॉल है जिसकी वॉल्यूम है 8v लेकिन उसकी वेलोसिटी सेम है और वो सेम लिक्विड में गिर रहा है, यानी कि उसका ईटा भी सेम होगा, उसकी वेलोसिटी भी सेम है, तो ये बताना है कि वो बॉल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होगी। अब देखो कोई दूसरी बॉल है जिसकी वॉल्यूम 8 गुना है इसकी वॉल्यूम के, तो इसको कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये आपको बताना है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर देखो तो ईटा और वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहेगा, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा रेडियस पर। या फिर आपको पता है रेडियस 4/3 पाई r की क्यूब, रेडियस और रिलेशन वॉल्यूम में रिलेशन क्या होता है कि जो r की क्यूब है वो v पे डिपेंड करता है। अब इसको मैं ये कह सकता हूँ कि देखो ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है r की क्यूब पर, या r किस पर डिपेंड करेगा वॉल्यूम की पावर 1/3 पर। तो आप ये देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स यहाँ पर इनिशियली किस पर डिपेंड कर रहा होगा वॉल्यूम की पावर 1/3 पर, और सेकंड केस में जो फोर्स है मैं एफ डैश मान रहा हूँ वो किस पर डिपेंड करेगा जो अब की वॉल्यूम है यानी कि वी डैश की पावर 1/3 पर। लेकिन हमें गिवन है कि जो वी डैश है वो 8 टाइम्स है किसके, जो इनिशियल वॉल्यूम है उसके, तो ये हो जाएगा एफ डैश इक्वल टू, अब देखो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है 2, तो ये आ गया 2v। इसका मतलब आप ये देखो यहाँ पर फैक्टर कितना है 1 और यहाँ पर फैक्टर कितना है 2, तो जो फोर्स लगेगी वो 2 टाइम्स होगी जितनी फोर्स पहले लग रही थी, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4। तो ये तो मैंने डिपेंडेंसी बताया। आप ये से भी कर सकते हैं रेशो लेकर के F/F डैश जो कि बराबर होगा V डैश के और इसकी पावर 1/3 के, ऐसे भी तो ले सकते थे क्योंकि जब आप रेशो लेते हैं दोनों के लिए तो 6 पाई कैंसिल हो जाता, ईटा कैंसिल हो जाएगा और वॉल्यूम भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, रेडियस बचेगा, रेडियस मैंने आपको बताया था v की पावर 1/3 पर डिपेंड करता है। तो v डैश कितना है, v डैश है हमारे पास 8 टाइम्स ऑफ v 1/3, तो ये F/F डैश। मतलब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ जैसे आप निकाल सकते हैं। अब ये 8 की 1/3 पावर कितनी आएगी 2 और 2 जाएगा इसके साथ, तो 2 इंटू एफ इक्वल टू कितना आ जाए एफ डैश। तो कैसे भी कर लो आंसर सेम ही आएगा, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें गलत स्टेटमेंट चूज करनी है। पहला है द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इन डिक्रीज विद टेम्परेचर। तो क्या विस्कोसिटी लिक्विड की टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है। देखो आप इसको ऐसे सोचो, मान लीजिए कोई वनस्पति घी है या कोई डालडा घी या कोई भी देसी घी ले लो आप, जब आप उसको गर्म करते हो
तो वो क्या है, मोल्टन हो जाता है, मतलब कि पिघलने लगता है, और जब वो पिघलेगा तो ईजिली मूव कर पाएगा। ऐसे ही आप सोच लीजिए हनी के बारे में, जब आप हनी को गर्म करोगे तो वो पिघलेगा, आसानी से मूव करेगा और उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि विस्कोसिटी लिक्विड की डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, बट ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, द विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद द टेम्परेचर। देखो, जब आप गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करने लगेंगे, और जब उनमें कोलिजन हो रहा है तो इसका मतलब उनकी जो विस्कोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि विस्कोसिटी क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर है थर्ड ऑप्शन, द विस्कस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। देखो, ये बात ठीक है कि जो विस्कस फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि जो विस्कस फोर्स है वो इन्वर्सली डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था वो डायरेक्टली डिपेंड करती है वेलोसिटी पर। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और यही होगा हमारा सही आंसर। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फोर्थ है, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेट। देखो, जब हम विस्कोसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि लेट जो फोर्स है दो प्लेट के बीच में, अगर मैं फोर्स लेता हूँ, लेट प्लेट ए है और ये बी है, और इनके बीच में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है मैं उसको ले रहा हूँ डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन में डी एक्स। तो जो फोर्स होता है एक तो डायरेक्टली डिपेंड करता है वो एरिया पर, दूसरा ये फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पर। तो प्रोपोर्शनल साइन हटा करके फिर हमें मिलता है एफ इक्वल टू माइनस एटा डी वी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ से हम एटा को डिफाइन कर सकते हैं फोर्स, अच्छा एरिया भी आएगा यहाँ पर, तो ईटा कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया, ये तो हो गया फोर्स अपॉन में एरिया, और ये जो डी वी अपॉन डी एक्स है ये भी तो डिनोमिनेटर में जाएगा, इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, डी एक्स अपॉन में डी वी, क्योंकि डी एक्स एफ के साथ जाएगा। ठीक है, अब देखो फोर्स अपॉन एरिया ये क्या होता है, स्ट्रेस, और डी वी अपॉन डी एक्स, तो देखो फोर्स अपॉन एरिया तो हो जाएगा शेयरिंग स्ट्रेस, और डी एक्स अपॉन डी वी को हम बोलते हैं स्ट्रेन रेट। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन 3। 49 क्वेश्चन में गिवन है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, और आपको बताना है कैपिलरी में राइज कितना होगा, रेडियस है 0.06। तो देखो, जो हाइट ऑफ राइज या एसेंट फॉर्मूला होता है वो होता है 2s cos थीटा अपॉन में r रो g। 2 सरफेस टेंशन कितनी, 0.073 इंटू में कोस थीटा, यहाँ पर क्योंकि एंगल 0 डिग्री है तो 1 हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन में रेडियस है 0.06, जिसको मैं 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि सेंटीमीटर से मीटर में आ जाए। फिर डेंसिटी ऑफ वाटर सी SI यूनिट में होती है 10 टू द पावर 3, इंटू जी की वैल्यू मैं लूँगा 9.8, क्योंकि 10 नहीं ले सकता, गिवन नहीं है इसलिए, तो ये हो गया 10 टू द पावर 3। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा आंसर 2.49, और मैं डायरेक्टली सेंटीमीटर में आपको बता रहा हूँ 2.49 सेंटीमीटर। तो हमारा फर्स्ट आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोई मेटेलिक रोड है और गिवन है कि उसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई रोड है अभी, और जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तब उसकी लेंथ है L1, तो वो 5 मीटर है। अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी जो लेंथ है L2, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5.02 हो गई है, लेकिन टेम्परेचर अब कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना होगा। तो देखो, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है अल्फा, वो होता है 1 अपॉन में ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ये डेफिनेशन होती है अल्फा की। तो अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 5 मीटर। यहाँ पर अगर आप चेंज इन लेंथ देखोगे तो 5.02 को माइनस करोगे 5 मीटर से, तभी तो चेंज इन लेंथ आएगा, अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 माइनस में 0। अब आप कहेंगे सर आपने केल्विन में क्यों नहीं चेंज किया। तो देखो, अगर आप टेम्परेचर का डिफरेंस निकालो सेल्सियस में या केल्विन में, दोनों में सेम ही आएगा, चेंज सेम आता है, तो इसलिए मैंने 100 माइनस 0 ही रख लिया। अब ये 5.02 माइनस 5, तो 0.02 बचेगा, अपॉन में ये हो गया 5 इंटू में 10 टू द पावर 2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे हमारा आंसर आएगा 4 इंटू में 10 टू द पावर -5। क्वेश्चन नंबर 51,
certain amount of heat is given to 100 gram of copper to increase its temperature by 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो मान लीजिए हमारे पास कोई कॉपर है, तो इसमें हम कुछ हीट सप्लाई कर रहे हैं। अब हीट सप्लाई करने से उसमें टेम्परेचर चेंज कितना हो गया, 21 डिग्री का। तो देखो हीट का जो फॉर्मूला होता है जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो होता है MC डेल्टा T। तो अगर मैं कॉपर के लिए वैल्यू लिखूँ तो मास ऑफ कॉपर कितना है 100, लेकिन मैं उसको किलोग्राम में लिखूँगा तो मुझे 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट कॉपर कितनी है 4 × 10⁻², और जो राइज इन टेम्परेचर हुआ है वो कितना है 21। तो 21 देखो डिफरेंस नहीं लेना, ये ऑलरेडी हमें 21 गिवन है कि कितना चेंज हुआ है, तो 21। और इसको मैं केल्विन में चेंज नहीं करूँगा क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, भले आप डिग्री केल्विन में करो या डिग्री सेल्सियस में करो, चेंज सेम आता है दोनों यूनिट में। तो आगे MC डेल्टा T। अब आगे बोला है कि इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो 50 ग्राम ऑफ वाटर के लिए मैं लिखूंगा 50/1000, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है डेल्टा Q इक्वल टू MC डेल्टा T इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है 42 इंटू में 10⁻²। और पूछा है कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ हीट दें तो वाटर के केस में टेम्परेचर राइज कितना होगा, ठीक है। तो डेल्टा T मैं यहाँ पर निकाल लूँ, और डेल्टा Q की वैल्यू क्या है, वही जो डेल्टा QC की वैल्यू है। इसका मतलब आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट कर लीजिए क्योंकि दोनों जो हीट है वो तो सेम है। अब इसका मतलब 10⁻² अपॉन में 10⁻³ 4 × 10⁻² इंटू में 21 इक्वल आएगा 50 में 10⁻³ 42 इंटू में 10⁻² और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। तो देखो 10⁻³ से 10⁻³ हटाओ, 10⁻² से 10⁻² हटाओ। अब यहाँ पर ये 10⁻² मतलब 100 और 50 का डबल कितना होता है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 2 × 21 करोगे, 2 × 21 आएगा 42, इसको हटा दो, बचा कितना 4, तो 4 इक्वल टू कितना आ गया डेल्टा T, यानी कि जो इंक्रीज इन टेम्परेचर आएगा वो आएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको लॉजिकली समझते हैं। देखो कॉपर और वाटर में अगर आप कंपेयर करो तो ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कितनी है 4200, तो जितनी हीट आपने कॉपर को दे दी उससे तो टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया, लेकिन क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है कॉपर से, तो कॉपर से ज़्यादा है, तो जब आप वाटर को उतनी हीट सप्लाई करोगे तो उतना टेम्परेचर राइज नहीं हो पाएगा जितना कि कॉपर में हुआ था, ठीक है, बहुत कम होगा। और कितना कम हुआ हमने फाइंड करा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसलिए इतना कम हुआ है क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है। तो किसी मटेरियल की अगर स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है तो उसको हीट भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और एक्चुअली यही प्रॉपर्टी है इस वाटर की जिसकी वजह से इंजन में इसको इस्तेमाल किया जाता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है वाटर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होती है तो बहुत ज़्यादा हीट ये एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 52, अ सॉलिड सब्सटेंस इज एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हमारे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है और इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री। अब आगे बोल रहा था हीट एनर्जी सप्लाईज एट कांस्टेंट रेट, यानी कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं इस पर। द टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ आपको गिवन है। द सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट फॉर विच पोर्शन, तो देखो अलग अलग पोर्शन गिवन है जैसे AB, BC और ये सब, तो आपको बताना है कि किस पोर्शन के लिए जो सब्सटेंस है वो लिक्विड में रहा होगा। तो देखो कंसेप्ट सीखते हैं पहले कि आपको पता है अगर कोई भी लिक्विड में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। जैसे अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड है, आप उसका टेम्परेचर 30 डिग्री से 40 डिग्री पर ले आओ तो उसका यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज में स्टेट चेंज नहीं होती, स्टेट डज नॉट चेंज इफ टेम्परेचर इज चेंजिंग, ठीक है। लेकिन अब देखो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज मतलब कि 0 डिग्री आइस है, उसको आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड
पानी पर लाना चाहते हैं, यानी कि उसको लिक्विड बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब फेज चेंज हो रहा है यानी कि स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को, व्हेन फेज या फिर स्टेट चेंजेस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जब जब फेज चेंज होगा टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो स्टेट चेंज नहीं होगी, बस टेम्परेचर ही वेरी करेगा। अब देखो यहाँ पर BC को मैं अगर कंसिडर करूँ तो यहाँ पर BC के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पर फेज चेंज हो रहा होगा। दूसरा D से E के लिए भी टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट, तो यहाँ पर भी फेज चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पर ऐसी दो कंडीशन है BC और D जिसमें फेज चेंज हो रहा होगा। अब देखो इनिशियली हमारे पास क्या है, सॉलिड है। अब सॉलिड कितने टेम्परेचर पे, 30 डिग्री। अब देखो टाइम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सॉलिड में अगर मान लीजिए कोई भी फेज चेंज होगा तो सॉलिड किस में जाएगा, लिक्विड में जाएगा। ठीक है, सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। लेकिन जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा उस टाइम पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई हमें क्या, कि B से C जब वो जा रहा है तो फेज चेंज हो रहा होगा। इसका मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, लिक्विड में। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं B पर सॉलिड और C पर लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा होगा। अब अगर कोई लिक्विड है तो लिक्विड के बाद आप उसका टेम्परेचर और इंक्रीज करो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। ठीक है, तो एक फेज तो चेंज यहाँ पर हुआ जो मैंने 1 लिख रखा है, फिर दूसरा फेज चेंज हो रहा है D से E के बीच में, यानी कि D पर जो ऑब्जेक्ट है या जो भी सब्सटेंस है वो लिक्विड रहा होगा और E पॉइंट पर वो क्या हो चुका होगा, वेपर। क्योंकि जब लिक्विड से वेपर बनता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऐसे ही जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हमसे पूछा था कि सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में किसके बीच में रहेगा, तो आप ये देखिए कि पहले वो सॉलिड से लिक्विड बना और यहाँ पर लिक्विड से वेपर बन रहा है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो भी सब्सटेंस है, वो लिक्विड से लिक्विड कब रहा, वो रहा होगा L से L मतलब D से लेकर के C तक के बीच में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2, CD ग्राफ के बीच में टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सब्सटेंस है, देखो पहले वो सॉलिड से लिक्विड बना, बाद में वो लिक्विड से वेपर बन रहा है। तो लिक्विड कब रहा होगा वो, जब C से D के बीच में है। नेक्स्ट है द फिनोमिना ऑफ रिफ्रेजिंग ऑफ वाटर इनटू द आइस और रिमूविंग द इंक्रीज प्रेशर इज कॉल्ड। देखो पहले मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। मान लो आप कोई आइस क्यूब ले रहे हो, ठीक है, और आइस क्यूब पर एक आप वायर रख दो, मतलब मैं एक वायर ले रहा हूँ, कोई भी वायर आप ले सकते हैं, और इस वायर को ना ऐसे आप खींचो यहाँ से, मतलब प्रेशराइज करो कि ये जो आइस क्यूब है उसके ऊपर कुछ प्रेशर लगाए। आप धीरे धीरे देखोगे जो वायर होगा ये नीचे आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, और फिर आप इसको बाहर नहीं निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जैसे जैसे वहाँ पर आपने प्रेशर लगाया तो बर्फ़ पिघल रही है, बर्फ़ पिघलने से नीचे आएगा, और जो बर्फ़ होगी वो फिर से वहाँ पर जम जाएगी, यानी कि फिर से वो वैसी हो जाएगी जिससे पहले थी। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिजिलेशन। और इसी की वजह से जो स्केटिंग होती है, आइस स्केटिंग, वो पॉसिबल हो पाती है। आइस स्केटिंग की एप्लीकेशन भी क्या है, रिजिलेशन। क्वेश्चन नंबर 54 है द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड शोन इन फिगर। देखो यहाँ पर एक रोड दे रखी है, लेकिन आप ये देखो ध्यान से कि रेडियस R1 है और यहाँ पर रेडियस R2 है, और यहाँ पर टेम्परेचर T1 और यहाँ पर टेम्परेचर T2, यानी कि यहाँ पर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया तो नहीं है। जनरली जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है, मैं इसको लिख रहा हूँ Q अपॉन में T, वो होता है K इंटू में एरिया और चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ dt अपॉन dx, ये होता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो एरिया है ना वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए पहले मुझे एरिया को देखना पड़ेगा कि वो डिस्टेंस x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। एक्चुअली इस फिगर को मैं थोड़ा इस तरह से बना रहा हूँ, इसमें तो फिगर में ये सही फिगर दिखा नहीं रखा, क्योंकि अगर रेडियस मान ले R1 और R2 डिफरेंस है तो थोड़ा सा इसको इस तरह से बनाना चाहिए था। मान लो एक पोर्शन छोटा है और ये जैसे फ्रस्टम होता है ना, फ्रस्टम ऑफ कोन, उसकी तरह बनाना चाहिए था इनको फिगर। तो मान रहा हूँ कि R1 छोटा है,
R2 से। तो यहाँ पर ये जो रेडियस है इसको R1 कंसिडर कर लेते हैं। एक्चुअली कोई एक साइड तो ऐसी होगी ना जिसमें रेडियस छोटा होगा, क्योंकि वेरिएबल रेडियस है। तो इसको हमने मान लिया रेडियस R1, और इधर वाला जो रेडियस होगा इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ रेडियस R2। ठीक है, मुझे ये देखना है कि एरिया किस तरह से चेंज हो रहा है, और ये मेरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में मान के चल रहा हूँ, ये एक्स और ये वाई। यहाँ पर हमें गिवन है जो टोटल लेंथ है वो है L। ठीक है, तो क्योंकि एरिया वेरिएबल है तो यहाँ पर मैं एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर लेता हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से लेट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है x, और यहाँ से ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है लेट ये है y। ठीक है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मतलब ये जो मैंने स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया माना है जिसका रेडियस मैंने माना है y, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर मतलब पाई इंटू में y का स्क्वायर, ये इस स्मॉल पोर्शन का एरिया होगा। दूसरा, अब आप ये देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होगी, और मैंने क्या करा है यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है ताकि मुझे ये पता चल सके कि रेडियस में कितना चेंज आ रहा है। यहाँ पर रेडियस R1 है, यहाँ पर R2 है, तो और मैं यहाँ पर एक एंगल कंसिडर कर रहा हूँ इस पोर्शन में, लेट वो है एंगल फाई, यानी कि स्मॉल पोर्शन में दोबारा बना देता हूँ, ये वाला ऊपर वाला ये एंगल मैंने फाई कंसिडर किया है। अब देखो इसमें अगर मैं टेन फाई की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगी, टेन फाई इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ मतलब ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, और ये लेंथ L है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे ये इस तरह से ये एंगल फाई है तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना ये साइड, तो ये किसके बराबर होगी, R2 ये कंप्लीट माइनस R1, तो R2 माइनस R1 अपॉन में लेंथ L। दूसरा, अगर मैं इसको y के टर्म में देखूँ, एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि y की वैल्यू किस तरह से r के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ये पता करना। तो R2 माइनस R1 अपॉन L लिख लिया, और ऐसे ही यहाँ पर अब y और x के टर्म में अगर मैं लिखूँ तो ये क्या होगा, देखो ये वाला पोर्शन यानी कि ये वाला पोर्शन ये किसके बराबर होगा, y में से R1 माइनस करेंगे, देखो ये पूरा y है और यहाँ से यहाँ तक का क्या है डिस्टेंस R1, तो y में से R1 माइनस कर दूँ अगर मैं, तो y माइनस R1 बचेगा ऊपर, y माइनस R1, स्लोप तो बराबर होती है ना, चाहे आप यहाँ पर देखो चाहे आप यहाँ पर देखो, तो ये कितना मैंने लिखा y माइनस R1, देखो कैसे y कंप्लीट है और R1 ये नीचे वाला पोर्शन, डिवाइड में क्या आ जाएगा फिर से। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लेंगे, पहले तो हमने यहाँ से यहाँ तक का बेस लिया था पूरा L, और अब यहाँ से यहाँ तक का बेस लेंगे यानी कि वो है x, तो ये आ गया x। तो यहाँ से मुझे y और x में रिलेशन पता लग जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए R2 माइनस R1 अपॉन में लेंथ L इक्वल टू, या फिर ये x इधर ले आते हैं तो इसको dx लिख लीजिए, यहाँ पर dx इक्वल टू y माइनस R1 और इनटू में लेंथ L। अब अच्छा लेंथ इधर आ गया तो इधर नहीं होगा। अब हमें ये देखना है कि x कैसे y के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो R2 माइनस R1 है तो उसका डिफ्रेंशिएशन आ गया dx, और यहाँ पर L तो कांस्टेंट है, y माइनस R1 का डिफ्रेंशिएट कितना आ जाएगा dy, तो यहाँ पर हमने क्या करा डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड। ठीक है, और dy अपॉन dx चाहिए हमें, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन में लेंथ L। तो हमें ये पता चल गया कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है y वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली आप यहाँ पर देखो एरिया चेंज हो रहा है और लेंथ भी चेंज होगी, तो इसलिए हम y और x के रेस्पेक्ट में हमने रिलेशन निकाल लिया, dy अपॉन dx इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन में लेंथ L। अब देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी, के इंटू में एरिया dt अपॉन dx, तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, Q अपॉन में टाइम इक्वल टू के। देखो एरिया हम इस पोर्शन का कंसिडर करेंगे, स्मॉल पोर्शन जो है वो होगा पाई इंटू में y का स्क्वायर, और यहाँ पर ये चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में dx। ठीक है, अब क्योंकि मुझे dy मतलब मुझे ये फाइंड करना है कि y यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है ना जैसे जैसे आप आगे जाओगे, तो इसलिए हम dx को dy के टर्म में लिखेंगे, तो dx की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, dx की वैल्यू पुट करते हैं, या फिर एक काम करते हैं पहले dx को आप इधर ले जाइए, q बाई टी इक्वल टू आएगा dx की वैल्यू कितनी होगी L इंटू में dy अपॉन में, देखो dx की वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं L dy अपॉन में R2
माइनस R1, ये तो हो गया dx जब इधर गया है, इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा k पाई वाई स्क्वायर इंटू में चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, एक स्टेप मैंने कम कर दिया, चलो मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। dx पहले आप इधर ले आइए, देखो q बाई टी है, dx को इधर ले आइए पहले आप, ये dx हो गया इक्वल टू k पाई वाई स्क्वायर dt। अब आप dx, क्योंकि यहाँ पर y वेरिएबल है ना, तो हम dx को y की टर्म में लिखेंगे, q बाई टी, और dx की वैल्यू हो जाएगी l इंटू में dy अपॉन में R2 माइनस R1 इक्वल टू k पाई y का स्क्वायर इंटू में dt। अब आप एक काम करिए, देखो इधर तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है और इधर जो y है वो वेरी कर रहा है, तो एक तरफ इंटीग्रेट करेंगे हम y के रेस्पेक्ट में और एक तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। dt क्या है? टेम्परेचर है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इस पूरे पोर्शन को यहाँ ले आते हैं नीचे और dt अकेला रह जाएगा यहाँ पर। सो वी कैन राइट q बाई टी इक्वल टू, मतलब टेम्परेचर सिर्फ इधर रखते हैं, बाकी चीज़ों को इधर ले आइए। सो आई एम राइटिंग नाउ q बाई टी इंटू में l, dy को यहीं पर रहने दीजिए, R2 माइनस R1, और ये पूरा पोर्शन आप इधर ले आओ k पाई y का स्क्वायर, इधर सिर्फ क्या बच गया dt। ठीक है, अब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इधर तो dy वेरिएबल है, इधर टेम्परेचर वेरिएबल है, तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो देखो q बाई टी l R2 माइनस R1 k पाई, ये सब तो कांस्टेंट होंगे, यहाँ पर वेरी कौन कर रहा है? y, तो y को हम सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, तो हम लिख सकते हैं dy अपॉन में y का स्क्वायर, और इधर आएगा dt। टेम अभी लिमिट रखेंगे, और बाहर क्या हमने ले लिया? q बाई में t इंटू में l अपॉन में R2 माइनस R1 मल्टीप्लाई में k इंटू में पाई, या पाई के भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें, k पाई। तो सिर्फ dy अपॉन वाई स्क्वायर, मतलब ये पोर्शन इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। अब देखो y कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ पर y की वैल्यू अगर देखी जाए तो इनिशियली वो रेडियस कितना है? R1, और फाइनली वो रेडियस कितना हो जाएगा? R2, मतलब y की वैल्यू, तो y की जो लिमिट हम लेंगे वो लेंगे R1 से R2, R1 से R2। और जो टेम्परेचर वेरी कर रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? T1, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? T2। देखो y यहाँ से हम यहाँ तक ले रहे हैं, तो वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर कितना है? R1, और वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया है? R2, तो इसलिए हमने लिमिट ली है R1 से R2। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन बता देता हूँ। जैसे y की पावर n का आपको इंटीग्रेट करना है y के रेस्पेक्ट में, तो इसका फॉर्मूला होता है y की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। ठीक है, तो पावर इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जैसे अगर आपको करना है 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे y की पावर माइनस टू डी वाई। अब वही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो y की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन में माइनस टू प्लस वन, तो ये आएगा माइनस, यहाँ पर बच गया y की पावर माइनस वन और यहाँ पर माइनस वन, इसका मतलब माइनस वन अपॉन वाई। ध्यान रखना, अगर कोई भी मान लो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई है, 1 अपॉन टी स्क्वायर है, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन कितना आता है? माइनस के 1 अपॉन जो भी यहाँ पर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन वाई। फिर बाद में हम लिमिट पुट करेंगे, और जैसे डी टी है तो डी टी का इंटीग्रेशन सिर्फ कितना आ जाएगा? टी। देखो इसको मैंने ऐसे लिख लिया है के क्यू एल टी R2 माइनस R1 के पाई। 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस के 1 अपॉन वाई, लिमिट चलेगी R1 से R2, और इधर कितना आ जाएगा? dt का इंटीग्रेशन ओनली t, और लिमिट चलेगी T1 से T2। अब हम क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो यहाँ पर करेंगे अपर लिमिट हो जाएगी यहाँ पर R2, लोअर लिमिट हो जाएगी R1। अब देखो यहाँ पर अपर लिमिट कितनी है? R2, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन R2, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस से माइनस माइनस होगा प्लस, और 1 अपॉन R1 इक्वल टू T2 माइनस T1। अब यहाँ पर आप एलसीएम अगर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? R1 माइनस का और R2, मतलब R2 माइनस R1 आएगा, और यहाँ पर दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद, तो ये ऊपर आ गया R2 माइनस R1, और यहाँ पर R1 इंटू में R2। तो देखो R2 माइनस R1 से आप कैंसिल कर दो R2 माइनस R1 को, हमें Q बाई टी चाहिए, तो अब हम Q बाई टी सिर्फ इधर लिखेंगे, बाकी जितनी भी चीज़ें आप इधर ले जाइए। तो Q अपॉन टी इक्वल टू आएगा T2 माइनस T1, इसको यहाँ पे लिख लीजिए T2 माइनस T1। ठीक है, और K पाई इस तरफ आएगा,
टी भी इस तरफ आएगा, एल भी इस तरफ आएगा, और R1 और R2 तो यहाँ पर बचा ही है, R1 और R2 भी इधर मल्टीप्लाई में आएगा। यानी कि मैं लिख रहा हूँ Q/T इक्वल टू, तो Q/T इक्वल टू K पाई, R1 और R2 यहाँ पर था नीचे, तो इधर ऊपर मल्टीप्लाई में होगा R1 R2 T2 माइनस T1 अपॉन में L। यानी कि इन सब में से जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। तो यही क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग लगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजीली सॉल्व हो पा रहे थे, बट अगर ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया और मान लीजिए आ गया, तो आप ध्यान रखना कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है, R1 डॉट R2 पर डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 है, आपको 4 फिगर दिए हुए हैं जो कि वॉल्यूम और प्रेशर किस तरह से वेरी कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में है, और आपको बताना है कि इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी सभी के केसेस में। देखो पहले मैं आपको बता दूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो सम होगा उसको इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। और जो इंटरनल एनर्जी है यू से डिनोट करते हैं, और ये स्टेट डिपेंडेंट होती है, मतलब कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी कैसी है। सो यू डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, या टेम्परेचर का भी फंक्शन होती है। अब क्योंकि मैंने कहा कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी, तो आप जितने भी फिगर हैं इन सब में देखो कि ये क्लोज साइकिल है, तो स्टेट जहाँ से चेंज हो रही है वो वहीं पर वापस आ रही है। इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट एक तरह से कितना है, 0। डिस्प्लेसमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जनरली इस तरह से देखते हैं कि जहाँ से आप शुरू हुए वहीं पर वापस आ गए। तो क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो रहेगा 0, क्योंकि जहाँ पर वो पहले थी वहीं पर आ गई है। साइकिल, ये जो पूरा ग्राफ है, सभी ग्राफ ये साइक्लिक ग्राफ है। तो जब भी आपको कोई क्लोज लूप दिखे और उसमें इंटरनल एनर्जी पूछे वो कितनी आएगी, 0। तो हमारा सही आंसर होगा कि वो सभी में 0 होगी, 0 इन ऑल द केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस डिस्क्राइब बिलो आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होंगे आपको बताना है। तो देखो पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनको आप रिवर्स कर सकते हो विदाउट लिविंग एनी ट्रेस ऑफ द सराउंडिंग या सिस्टम। अब ये कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल इफ नेट हीट एंड वर्क डन एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज 0। यानी कि हीट और वर्क में कुछ भी चेंज ना हो रहा, दोनों का जो चेंज है वो 0 रहा हो। एग्जाम्पल हो गया इसका जैसे स्लो एडियाबेटिक कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन ऑफ द गैसेज। यहाँ पर हमें बताना है रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होगा। तो पहला है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एन आयरन रोड बाय हैमरिंग इट। देखो जब आप किसी आयरन को हैमर कर रहे हो तो हो सकता है उसकी शेप में चेंज आ जाए, तो फिर से उसकी शेप वैसी नहीं होगी, तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड है क्वासी स्टैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन सिलेंडर। देखो ये तो मैंने आपको यहीं पर बताया था, जो एडियाबेटिक कंप्रेशन या एक्सपेंशन होते हैं ये रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, तो ये हमारा मतलब बी स्टेटमेंट सही है। अब अगर बी स्टेटमेंट सही है तो आप देखो ए तो गलत हो गया, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, और बी स्टेटमेंट सही है तो देखो इसमें बी आ ही नहीं रहा, ये भी गलत हो गया। बचे हमारे पास ऑप्शन 3 और 4। तो स्टेटमेंट सी पढ़ लेते हैं। An ideal gas is enclosed in piston cylinder arrangement with adiabatic valve. A weight W is added to the piston resulting in the compression of gas. देखो अगर यहाँ पर आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो वेट रख करके, तो उसके वेट से हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन हो, और जब वर्क डन होगा तो ये जो प्रोसेस होगा रिवर्सिबल नहीं होगा, तो इसलिए यह हमारा आंसर मतलब ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। अब जब स्टेटमेंट सी सही नहीं है तो इसको भी हटा दो, बचा हमारे पास ले दे करके एक ही ऑप्शन ओनली बी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है व्हेन हीट इज गिवन टू गैस इन आइसोथर्मल चेंज। अब आइसोथर्मल चेंज का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और डेल्टा टी रहेगा 0, तो रिजल्ट क्या होगा ये आपको बताना है। अभी 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। इसका मतलब टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। अब यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कितना है, कांस्टेंट, तो U की वैल्यू यानी कि जो इंटरनल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। अब चलते हैं ऑप्शन पर। पहला एक्सटर्नल वर्क डन होगा, तो हम कह सकते हैं कि होगा वर्क डन। दूसरा टेम्परेचर राइज, तो देखो नहीं होगा, आइसोथर्मल है ये। अब क्योंकि टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इंक्रीज इन एनर्जी भी नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी। और फोर्थ ऑप्शन है कि टेम्परेचर राइज होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं, तो ले दे करके हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचा है सही, ऑप्शन फर्स्ट।
तो जब आप हीट दोगे तो एक्चुअली होता क्या है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है। अब ये तो होगा जीरो, तो जितनी भी आप हीट दोगे वो वर्क डन में चेंज हो जाती है, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा एक्सटर्नल वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 58, मैंने सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट आई से एफ। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, स्टेट आई टू एफ जा रहे हैं इस तरह से, और इसमें जो हीट है यहाँ पर वो है 50 कैलोरी और जो वर्क डन हो रहा है वो है 20 कैलोरी। फिर बोला है कि अलोंग द पाथ आई वी एफ, यानी कि अगर हम इस पाथ के अलोंग जाए तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है वो है 6 कैलोरी का। तो आपको बताना डेल्टा क्यू कितना होगा। अब देखो ये स्टेट आई से स्टेट एफ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी होगी और इसके केस में जो इंटरनल एनर्जी होगी दोनों ही कितनी हो जाएगी, अगर आप उसका डिफरेंस लेंगे तो जीरो, यानी कि डेल्टा यू जीरो आएगा, क्योंकि वो इनिशियली सेम स्टेट पर जा रहे हैं, मतलब इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी स्टेट पर डिपेंड करता है, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम है ना, चाहे आप कहीं से भी जाओ, तो दोनों के केस में इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। अब अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करूँ तो ये होता है डेल्टा मतलब जो भी हीट आप सप्लाई करो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस इंटरनल एनर्जी। और ऐसे ही ये तो हो गया आपका फर्स्ट पाथ के लॉन्ग, लेट वो है पाथ आई ए एफ। और सेकंड पाथ के लॉन्ग अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू प्लस में इंटरनल एनर्जी, इसको 1 मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, और आई बी एफ। अब होगा ये कि आप देखो आपको निकालना है डेल्टा क्यू सेकंड पाथ के, यानी कि इस पाथ के लिए आई बी एफ के लिए। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट ये सेकंड। पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 50 है, इक्वल टू वर्क डन कितना है 20 कैलोरी प्लस U1, ये तो आ गया आई एफ के लिए। और यहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है निकालनी है आई बी एफ के लॉन्ग, वर्क डन कितना है 6 कैलोरी, और ये U2 आई बी एफ के लॉन्ग। अब इन दोनों को माइनस कर लो, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड, तो 50 माइनस जो हीट है अलोंग दी आई बी एफ इक्वल टू 20 प्लस U1 आई बी एफ आई एफ के लॉन्ग आई ए एफ के लॉन्ग, और फिर इसमें से माइनस कर रहे हैं 6 प्लस के U2 अलोंग दी आई बी एफ। और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया U1 और U2 दोनों इक्वल होंगे, उनका जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा जीरो। तो हो जाएगा 50 माइनस जो हीट है डेल्टा क्यू इक्वल टू 20 माइनस 6, और ये तो कैंसिल होकर के जीरो बचेगा। इसका मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो 20 में से 6 जाएगा 14, और यहाँ पर ये कितना है 50 माइनस का। अब 50 माइनस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा क्यू, यानी कि ये आएगा 36 इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो ऑप्शन होगा 3 सही। नेक्स्ट है द मीन फ्री पाथ इन अ गैस इज रिलेटेड टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। देखो मीन फ्री पाथ काफ़ी इस ग्रेटर होगा अगर हम गैस को कंपेयर करें, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल काफ़ी साइज में छोटे होंगे, तो यहाँ पर लगभग जो उनका फैक्टर होता है वो होता है 100 टाइम्स, एल इज 100 टाइम्स द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लास्क कंटेन आर्गन और क्लोरीन इन द 2:1, the temperature of the mixture is 25 डिग्री सेंटीग्रेड, the ratio of the average kinetic energy per molecule कितनी होगी। देखो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताऊँ 3/2 kBT होती है, यानी कि ये डिपेंड करती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पर और टेम्परेचर पर। अब यहाँ पर दोनों ही गैस का टेम्परेचर तो सेम है और ये तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है इसलिए दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, और जो रेशो आएगा वो आएगा 1:1, यानी कि ऑप्शन 3 सही होगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे पार्ट 3 के, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन थे। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर कोई भी क्वेश्चन आप फिजिक्स का भेज सकते हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा है। थैंक यू एवरीवन एंड बाय, टेक केयर।